Bismillahirrahmanirrahim. Biology class 9th chapter 1 Introduction to Biology. इस चैप्टर में से आना है आपका एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। इस तरह इस चैप्टर से बनते हैं आपके 9 मार्क्स। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 14 में जो आपके इस चैप्टर में मेंशन भी है, अल्लाह ताला कहते हैं, Then fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clotted the bones with flesh. इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं कि हमने किस तरह इंसान बनाया। पहले हमने एक कतरा लिया, उस कतरे से लोथड़ा बनाया, उस लोथड़े से एक टुकड़ा बनाया, फिर उसमें हड्डियां और गोश्त डाला और इस तरह इंसान बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला इतनी डिटेल में इंसान को ये बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया, और बाकी बहुत सारी आयतों में इंसान को बाकी दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि मैंने ज़मीन कैसे बनाई, आसमान कैसे बनाया, सूरज कैसे बनाया, बाकी जानदार कैसे बनाए, तो इसका मतलब है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप पे और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे गौर करे कि वो कैसे बनी है, उसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ ढूंढे। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद इंसान को समझा दिया है कि मैंने इस तरह ये चीज़ें बनाई हैं, अब इन पे गौर करो, क्योंकि इंसान में और उसकी इर्द गिर्द की चीज़ों में अक्ल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो हम जब पढ़ेंगे बायोलॉजी तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है वो हमें बायोलॉजी में मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे जिनसे हमें यकीन होगा कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से और कितने अच्छे तरीके से इंसान को और दुनिया को बनाया है। तो बायोलॉजी सिर्फ एक दुनिया की स्टडी नहीं है, बल्कि बायोलॉजी आपकी और अल्लाह ताला के रिलेशनशिप की भी स्टडी है। इंशाल्लाह हमें इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और हम इसको बहुत एंजॉय करके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से निकला है। बायो निकला है एक ग्रीक वर्ड बायोस से, जिसका मतलब है लाइफ। मतलब इस सब्जेक्ट में हम जो भी पढ़ेंगे वो लाइफ से रिलेटेड होगा, वो जानदार चीज़ों से रिलेटेड होगा। दूसरा वर्ड लॉजी निकला है लोगोस से, ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है थॉट या रीजनिंग, मतलब सोचना, गौर व फिक्र करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जिंदा चीज़ों के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करना। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमने ये तो बोल दिया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ में हम क्या स्टडी करेंगे? लाइफ में हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जैसे हम एक इंसान का स्ट्रक्चर स्टडी करें कि उसका एक सर होता है, फिर उसका ट्रंक होता है, उसके आर्म्स होती हैं, उसके लेग्स होती हैं, उसकी आईज, ईयर, नोज, ये सब कुछ स्टडी करेंगे तो ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम किसी चीज़ का फंक्शन भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम प्लांट्स का फंक्शन स्टडी करें कि प्लांट्स का काम ऑक्सीजन बनाना है और प्लांट्स वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में डालते हैं, फिर एनवायरनमेंट से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने फंक्शन स्टडी कर लिया। फिर जब हमने कहा कि उस ऑक्सीजन को बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, तो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप स्टडी कर लिया।
इसके अलावा कुछ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी जानदार चीजें भी दुनिया में हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आती। जिस तरह इंसान, जानवर, परिंदे, पौधे तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मखलूकात है अल्लाह ताला की जो हमें नहीं नजर आती आंखों से। तो अगर हम उनको स्टडी करना चाहें, हम एक माइक्रोस्कोप यूज करके उनको देखना चाहें, तो वो काम भी हम कर सकते हैं, और वो भी बायोलॉजी में, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ में ही आएगा। अब हमने देखा कि हम कितना कुछ स्टडी कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, हम फंक्शन स्टडी कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर और फंक्शन का आपस में ताल्लुक स्टडी कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नज़र तक नहीं आती हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि हम एक बायोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा स्टडी करें। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, हमने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया कुछ ब्रांचेस में, ताकि हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। तो जब हमने बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड किया तो हमारे पास बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस आती हैं। बायोलॉजी की पहली ब्रांच इज जूलॉजी। जो जू का वर्ड है उसका मतलब है एनिमल, और लॉजी अगेन, जिस तरह बायोलॉजी में लॉजी वाज लोगोस से निकला था, इसी तरह जूलॉजी में भी लॉगी लोगोस से निकला है, और इसका मतलब है स्टडी या थॉट या रीजनिंग। तो जूलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम किसी तरह का एनिमल स्टडी करें, उसका स्ट्रक्चर करें, उसका फंक्शन करें, उसका लिविंग का स्टाइल स्टडी करें, उसका एनवायरनमेंट से उसका ताल्लुक स्टडी करें, कुछ भी एनिमल से रिलेटेड स्टडी होगी तो वो जूलॉजी में आएगी। बायोलॉजी की दूसरी मेन ब्रांच है बॉटनी। बॉट का मतलब है प्लांट, तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम सारे प्लांट स्टडी कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। जैसे अभी अभी हमने बोला कि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये उनका फंक्शन है, तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो वो बॉटनी में आएगा। और बाकी जितनी भी प्लांट से रिलेटेड स्टडी है वो सब बॉटनी में आएगी। तीसरी मेन ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। 2 वर्ड्स यूज करते हैं हम, एक होता है माइक्रो मतलब छोटा, और दूसरा होता है मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है हम कोई ऐसी चीज स्टडी करेंगे जो बहुत छोटी है, और बहुत छोटी चीजें क्या हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गई, फंजाई हो गई। तो जब हम इन सब को स्टडी करेंगे जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उनको स्टडी करने के लिए, तो वो हो जाएगी हमारी माइक्रोबायोलॉजी। अब हमने बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि जिस तरह जूलॉजी में हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं, फंक्शन भी स्टडी कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप उनकी एनवायरनमेंट के साथ स्टडी कर सकते हैं, इसी तरह प्लांट्स का भी हम इतना कुछ स्टडी कर सकते हैं, तो अभी भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन 3 ब्रांचेस में इतना सब कुछ पढ़ लेना। तो हम इसको मजीद कुछ ब्रांचेस में क्लासिफाई करते हैं, और वो ब्रांचेस क्या हैं। नंबर 3 तो हमने ये वाली कर ली। नंबर 4 इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। जहां कहीं मॉर्फो का मतलब आएगा उसका मतलब होगा स्ट्रक्चर, ओलॉजी दोबारा से वही है थॉट या रीजनिंग। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम किसी चीज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी को देखें, उसका एक हेड है, फिर फेस है, फिर नेक है, फिर चेस्ट है, फिर उसकी आर्म्स हैं, फिर लेग्स हैं, टोज हैं, फीट हैं, तो ये सारा उसका स्ट्रक्चर है।
Study of the structure of an organism is called morphology. ये अगर हम बाहर से स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज मॉर्फोलॉजी, लेकिन यही स्ट्रक्चर जब हम अंदर से स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है, सर में, चेस्ट में लंग्स और हार्ट पड़ा हुआ है, स्टमक पड़ी हुई है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटमी. अब अगर कोई आपसे मॉर्फोलॉजी और एनाटमी का फर्क पूछेगा तो आप क्या बताओगे? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. तो दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टडी है. एक बाहर वाला ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है और एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है. ज़ाहिरी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है, अंदरूनी स्ट्रक्चर एनाटमी है. नंबर 6 है हिस्टोलॉजी. सबसे पहले हमने बाहर से स्टडी किया एक ऑर्गेनिज्म को, वो मॉर्फोलॉजी थी. फिर हमने उसको अंदर से स्टडी किया, वो एनाटमी हो गई. अब हम उसके अंदर जितनी ऑर्गन्स पड़ी हुई थी उनमें से किसी का एक छोटा सा पोर्शन अगर रिमूव करेंगे तो उस पोर्शन को बोल देंगे टिश्यू. और उस टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगी हिस्टोलॉजी. द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नंबर 8 है सेल बायोलॉजी. सेल से पता चल रहा है हमने सेल स्टडी करने हैं. सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल का जब हम स्ट्रक्चर या फंक्शन या उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगी सेल बायोलॉजी. नंबर 9 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं. मॉलिक्यूलर नाम से आपको पता चल रहा है कि हमने किसी मॉलिक्यूल को स्टडी करना है. बायोलॉजी फिर से वही है, स्टडी ऑफ लाइफ. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या हुई? उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड है. इसको बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं. बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ केमिकल्स. तो उन केमिकल्स की स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल हम जो खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं. प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है. ये सारी चीजें एक मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी होती हैं. जब हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाती है या बायोकेमिस्ट्री हो जाती है. नंबर 9 फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंक्शन. जैसे हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड बाकी पूरी बॉडी को, तो ये क्या है? ये है फंक्शन ऑफ द हार्ट. पंपिंग ब्लड इज फंक्शन ऑफ द हार्ट. तो जब हम इसको स्टडी करेंगे वो हो जाएगी फिजियोलॉजी. या जैसे हमने शुरू में बोला था कि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो किस तरह ऑक्सीजन बनाते हैं, वो उनका फंक्शन है, तो वो भी आएगा फिजियोलॉजी में, स्टडी ऑफ फंक्शंस. नंबर 10 जेनेटिक्स. जेनेटिक्स नाम से आपको पता चल रहा है जीन्स से निकला हुआ है. जीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक फादर हैं और ये मदर हैं और ये उनकी डॉटर है. तो आप नोट करो कि फादर और डॉटर के हेयर का कलर बिल्कुल सेम है, ब्राउन है. इसका मतलब है कि फादर ने अपना हेयर कलर पास किया अपनी डॉटर को. दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड हेरिडिटी. और हेरिडिटी की जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जीन्स, हेरिडिटी
and passing of characters from parents to offsprings is studied in genetics. नंबर 11 एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरह एकदम से पैदा नहीं हो जाता, वो स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में पैदा होता है. तो उन स्टेप्स की, उन स्टेजेस की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. नंबर 12 टेक्सोनमी. टेक्सोनमी है वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम ग्रुपिंग और नेमिंग करते हैं. अब ग्रुपिंग और नेमिंग का क्या मतलब हुआ? हमने देखा कि इंसान सारे एक तरह के लगते हैं, तो हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया और हमने उसको नाम दिया इंसान या ह्यूमंस. इसी तरह हमने देखा कि मंकीज सारे एक तरह के दिखते हैं, तो हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उनको एक नाम दे दिया. इसी तरह हमने देखा रोजेस सारे एक तरह के दिखते हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल, तो हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उनको एक नाम दे दिया, रोज. तो हमने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में थे उनको ग्रुप्स में डाला कि वो एक जितने एक जैसे थे उतने ज्यादा उनका एक ग्रुप में आने का चांस था. और फिर हमने उन ग्रुप्स को नाम दे दिए, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, रोजेस, मंकीज, टाइगर्स, इस तरह मुख्तलिफ नाम दे दिए. तो ये सारा काम जिस ब्रांच में हो रहा है वो है टेक्सोनमी. 13 है पेलियोंटोलॉजी. पेलियोंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स या रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. अब हम सब ने कभी डायनासोर्स देखे तो नहीं है ना, लेकिन सबको पता है कि डायनासोर्स होते थे. भाई पुराने जमाने में डायनासोर्स होते थे. ये हमें कैसे पता चला कि पुराने जमाने में डायनासोर्स होते थे, हालांकि हम खुद तो उस जमाने में नहीं होते थे. तो हमने क्या किया, हमने जब जमीन की खुदाई की तो उसमें से हमें कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स मिले, कुछ बोन्स थी, उनके डेड पार्ट्स थे, उनको हमने बोल दिया फॉसिल्स. और जब उनकी हमने स्टडी की तो वो हो गई पेलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. नंबर 14 एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनवायरमेंट में रहती है, उस एनवायरमेंट से उसका क्या रिलेशनशिप है, वो एनवायरमेंट को क्या दे रही है और एनवायरमेंट से क्या ले रही है. फॉर एग्जांपल एज ह्यूमंस हम अपनी एनवायरमेंट से क्रॉप्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं. तो ये हमारी एनवायरमेंट से रिलेशनशिप है. दिस इज स्टडीड इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी. नंबर 15 सोशो बायोलॉजी. सोशो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सोसाइटी की स्टडी है. कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह बिहेव करता है दूसरी ऑर्गेनिजम्स के साथ टू फॉर्म अ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशो बायोलॉजी. हमने ये स्टडी करना है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या बिहेवियर है टू फॉर्म अ सोसाइटी. 16 पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेते हैं, लेकिन बदले में उस ऑर्गेनिज्म को जिससे वो अपनी खुराक ले रहे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मच्छर की मिसाल लो. मच्छर आपको काटता है, आपका खून चूसता है, मतलब अपनी खुराक आपसे लेता है जो कि खून है, और बदले में आपको नुकसान पहुंचाता है. आपको जहां पे उसने काटा है वहां पे स्वेलिंग होती है और खारिश होती है, और मच्छरों के काटने से कुछ बीमारियां भी फैल सकती हैं, जैसे मलेरिया है, जैसे डेंगू है. तो मच्छर एक पैरासाइट है. इसी तरह जो सर में, बालों में
जुएं होती हैं जिन्हें हम लाइस कहते हैं, वो भी एक पैरासाइट है। वो आपसे अपनी खुराक ले रही है और बदले में आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो वो तमाम जानदार जो किसी दूसरी जानदार से अपनी खुराक लें और बदले में उसको नुकसान पहुंचाएं, those organisms which obtain their food from other organisms and in return harm them are called parasites, और parasites की study is called parasitology. Number 17, biotechnology. Bio again life, टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस्ड या लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज करना। तो बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके इंसान के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। मिसाल के तौर पे हम किसी प्लांट से, किसी पौधे से कोई दवाई बनाते हैं, कोई ड्रग बनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। 18, इम्यूनोलॉजी। हमें पता है हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जरासीम है, लेकिन हम हर टाइम बीमार तो नहीं होते ना, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो फाइट करता है इन जरासीम को, इन हार्मफुल एजेंट्स को। वो सिस्टम है इम्यून सिस्टम, और जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो इम्यूनोलॉजी होगी, मतलब द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम which defends the body against diseases. 19, entomology. Entomology है study of insects. आप हनी बी को स्टडी कर रहे हो, आप मॉस्किटो को स्टडी कर रहे हो, आप बटरफ्लाई को स्टडी कर रहे हो, तो वो होगी एंटोमोलॉजी। 20 और हमारी लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है ड्रग और ओलॉजी अगेन स्टडी। तो फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ ड्रग्स। आप जिस तरह पैनाडोल खाते हो, आपके सर में दर्द था, आपने पैनाडोल खाई, उसने आपकी बॉडी पे किस तरह असर किया, कितनी आपको मिकदार में पैनाडोल खानी है जब आपके सर में दर्द हो, कितनी आपने पैनाडोल खानी है जब आपकी उम्र 5 साल है, और कितनी आपने खानी है जब आपकी उम्र 50 साल है। तो ये सारी चीजें हम जिस ब्रांच पे स्टडी करते हैं वो है फार्माकोलॉजी, study of drugs and their effects on living organisms. अब अगर हम एक दफा इसको बुक से देख लें तो सबसे पहले हमने ये बात की है कि बायोलॉजी 2 वर्ड से निकला है, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। उसके बाद हमने देखी डिविजन्स या ब्रांचेस बायोलॉजी की। जूलॉजी हमने कहा स्टडी ऑफ एनिमल्स है, बॉटनी हमने बोला स्टडी ऑफ प्लांट्स है, माइक्रोबायोलॉजी हमने बोला स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। फिर मॉर्फोलॉजी देखी हमने, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, molecular biology of the molecules of life like water, proteins, carbohydrates, histology of the tissues, cell biology of the cells and cell organelles जो सेल के अंदर चीजें पड़ी होती हैं, physiology of the functions, genetics of genes and inheritance, inheritance मतलब heredity कि किस तरह वो एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफर हो रही है, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, टेक्सोनॉमी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, paleontology fossils, environmental biology interactions between organism and environment, sociobiology social behavior, parasitology parasites, biotechnology use of living organisms to make substances for the welfare of mankind मतलब इंसान के फायदे के लिए, immunology of the immune systems, entomology of insects, pharmacology of drugs and their effects। यहाँ हमारा ब्रांचेस का टॉपिक खत्म हो गया।
उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। अगर बायोलॉजी को आप किसी और सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ोगे तो वो हो जाएगा इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, मतलब दो सब्जेक्ट्स का मिलाप। जैसे कि आप बायो और फिजिक्स को मिलाओगे तो वो बायोफिजिक्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हो कि एक इंसान है, उसके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह एक मशीन के काम करते हैं। तो उन मशीनों पे जो आप प्रिंसिपल्स अप्लाई करते थे वो अब आप इंसान के हाथ पैर पे अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा बायोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री, अभी हमने बात की कि उन केमिकल्स की स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड है। बायोमैथमेटिक्स, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो किस तरह मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज करके। ठीक है। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी होती है वर्ल्ड में, अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन या अर्थ के मुख्तलिफ एरियाज की स्टडी। तो बायोजियोग्राफी का मतलब हुआ कि अर्थ के मुख्तलिफ एरियाज में कौन कौन से किस्म के जानदार रहते हैं, कौन से एरिया में कौन से जानदार ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से एरिया में कौन से जानदार कम पाए जाते हैं, वो हो जाएगी बायोजियोग्राफी। फिर है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ वेल्थ, पैसे से रिलेटेड। तो जब हम बायो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और पैसे को मिला के पढ़ेंगे। जिस तरह आपकी बुक में उन्होंने मिसाल दी हुई है कि अगर हमने वीट ग्रो किया है, गंदम की फसल उगाई है, गंदम एक प्लांट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस क्या है, वो सब कुछ आ जाएगा बायो इकोनॉमिक्स में। अगला हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। इसको बुक से पढ़ने से पहले एक दफा हम समझ लेते हैं, फिर बुक से पढ़ लेंगे। करियर्स इन बायोलॉजी का मतलब है कि आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हो या कौन सी फील्ड में काम कर सकते हो। नंबर 1, मेडिसिन या सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी वो फील्ड्स हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन डिजीजेस से है। पहले आप ह्यूमन डिजीज को डायग्नोज करोगे, मतलब उसकी तशखीस करोगे, उसके बाद आप उसका इलाज करोगे। तो ये होता है मेडिसिन और सर्जरी में। उसके बाद है फिशरीज। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की या ये वो करियर है बायोलॉजी में जिसमें आप फिश प्रोडक्शन से डील करते हो कि कौन सी फिश जो है वो ज्यादा इंसान के लिए फायदेमंद है, उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, फिश को हेल्थी रखने के लिए उसको क्या खुराक देनी चाहिए, ये सब कुछ आप फिशरीज में करोगे। एग्रीकल्चर मतलब कि आप कौन कौन सी फसलें उगाओगे, उनको कैसे उगाना चाहिए, उनको किस किस्म की खाद देनी चाहिए, कितना पानी कौन सी फसल को देना चाहिए, ये सब कुछ एग्रीकल्चर में होता है। एनिमल हस्बेंड्री उन एनिमल्स की देखभाल से रिलेटेड है जो हम पालते हैं, मतलब पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनको कौन सी खुराक देनी चाहिए, उनको किस तरह परवान चढ़ाना चाहिए, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, मतलब आपको कौन कौन से पौधे किस मौसम में उगाने चाहिए, कौन से पौधे उगाने से ज्यादा फायदा होगा, कौन से पौधे उगाने से नुकसान होगा, ये सब कुछ आएगा हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद है फार्मिंग। अभी हमने बात की एग्रीकल्चर की कि हम मुख्तलिफ क्रॉप्स उगाते हैं, मुख्तलिफ फल फूल सब्जियां उगाते हैं। तो उन सब्जियों को जहाँ पे हम उगाते हैं वो फार्म्स होते हैं। उन फार्म्स की देखभाल जो फील्ड करती है वो फार्मिंग है। मतलब आपने किस तरह अपने फार्म्स का ख्याल रखना है, उनको मेंटेन कैसे करना है, ये फार्मिंग होगी। फिर फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री वो फील्ड है जो
फॉरेस्ट उगाने का काम करती है, फॉरेस्ट की देखभाल का काम करती है। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मैन मेड फॉरेस्ट की है या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की है, जो छांगा मांगा है, लाहौर से थोड़ा ही दूर है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। तो ये किसने उगाया? ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों ने उगाया, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई थी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह यूज करना कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इंसानों को फायदा पहुंचा सके। तो जैसे हम किसी पौधे से कोई दवाई बनाए, कि एक जानवर से दवाई बनाए इंसान के लिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होगी। अब अगर हम इसको बुक से पढ़ लें एक दफ़ा, तो करियर्स इन बायोलॉजी में मेडिसिन और सर्जरी है, जिसका ताल्लुक डिजीज़ से है, और फिर उन डिजीज़ की ट्रीटमेंट से है, जैसे किडनी स्टोन्स को रिमूव करना, ट्रांसप्लांटेशन करना किडनी लिवर की, एक्सेट्रा। फिशरीज है, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्सेज ऑफ फूड, उनकी देखभाल कैसे करनी है। एनिमल हस्बेंड्री है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, यानी कि पालतू जानवर, जैसे शीप है, कैटल है, काऊ है। हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, प्लांट्स को किस तरह उगाना है, न्यू वेराइटीज। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, और फ्रूट प्लांट्स जो फल देते हैं। फार्मिंग हो गई, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। फॉरेस्ट्री हो गई, डेवलपमेंट एंड प्लांटिंग ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह बैक्टीरिया को यूज करके हम कुछ बना लें इंसान के लिए, या किसी फंगस को यूज करके कुछ बना लें, कोई दवाई बना लें उनसे, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होगी। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। इससे आमतौर पे कभी आता नहीं है सवाल, लेकिन हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इंसान को इशारा दिया है कि मैंने उसको कैसे बनाया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, मतलब हर चीज पानी से बनाई गई। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पॉटर, मतलब उसने इंसान को मिट्टी से बनाया। फिर ये आयत अभी अभी हमने देखी थी कि किस तरह एक लोथड़े से इंसान में फिर हड्डियां और गोश्त डाल के उसको बनाया गया। और एंड पे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अदर्स वॉक ऑन 2 legs एंड अदर्स ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। कि कुछ 2 टांगों वाले जानवर हैं, कुछ 4 टांगों वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप वगैरह। उसके बाद एक और छोटा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जाबिर बिन हयान एक बहुत बड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट था, जिसने जानवरों और पौधों पे 2 किताबें लिखी थी। जानवरों पे जो किताब लिखी थी उसका नाम था अल हैवान, और प्लांट्स पे जो किताब लिखी थी उसका नाम था अल नबातात। अब्दुल मालिक अस्माई वो पहला साइंसदान था जिसने जानवरों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। उसकी कुछ किताबें हैं, अल अबील जो ऊंट के बारे में है, अल खैल जो घोड़े के बारे में है, और अल वहूश जो ओवरऑल जानवरों के बारे में है, और एक है हलकल इंसान जो इंसान के बारे में है। बू अली सीना एक बहुत बड़ा तबीब था, डॉक्टर था, और उसकी एक किताब है अल कानून फी अल तिब, तिब के बारे में है, मतलब मेडिसिन के बारे में है, जो आज भी वेस्ट में बहुत बड़ी किताब मानी जाती है।